सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी और उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो आप लोग कह रहे थे कि पार्ट 2 डालो, पार्ट 2 डालो। तो थोड़ा सा लेट हो गया है और आज जो है मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पार्ट 2 जो है वो पसंद आएगा। तो देरी मुझे इसलिए हो गई क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं काम कर रहा था और उस पर अभी मैंने स्टोरीज अपलोड करी हैं। और अगर आप में से किसी ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ बढ़िया बढ़िया वहाँ पर भी सुनाता रहता हूँ। तो मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूँगा। तो चलिए अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब पार्ट 2 जो है वो शुरू हो रहा है। और आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मार्क अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वो जो भेड़िया मानव था वो भी हार मान कर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। मार्क बार बार उस भेड़िए मानव से पूछ रहा था, बोल बोल, आखिर आखिर क्यों तू उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है? बोल, वरना आज तू जिंदा नहीं बचेगा। बोल जल्दी। और जब ये बात उस भेड़िए मानव ने सुनी तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन एक बात याद रखना। ये कहकर वो भेड़िया मानव जो था वो बेहोश हो गया और उसके बाद मार्क ने उसे वहीं पटक दिया। वो जो जेनी थी वो बाहर आई और उसने ये सारा नजारा देखा और फिर मार्क ने कहा, बेहोश हो गया ये, पता नहीं कुछ कह रहा था लेकिन उससे पहले ही बेहोश हो गया। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? और फिर जेनी ने कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और फिर मार्क ने कहा, हाँ सॉरी, मुझे थॉमस अंकल से पूछना चाहिए, 1 मिनट मैं उन्हें कॉल करता हूँ। ये कहकर मार्क ने अपना फ़ोन निकाला और थॉमस अंकल को फ़ोन किया। जब थॉमस अंकल ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, हाँ मार्क, सब कुछ ठीक है? जिसके जवाब में मार्क ने कहा, थॉमस अंकल, वो अभी जो जेनी जी का घर है वहाँ पर अटैक हुआ था एक भेड़िए मानव द्वारा। मैंने उसे हरा दिया है और वो अभी मेरे सामने बेहोश पड़ा है। तो मैंने जानने के लिए फ़ोन किया है कि अब हमें आगे क्या करना है। जब ये बात वो जो थॉमस थे उन्होंने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या जेनी के घर पर अटैक हुआ? जेनी तो बिल्कुल ठीक है ना? और फिर वो जो मार्क था उसने कहा, जी जेनी बिल्कुल ठीक है, यही मेरे बगल में है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर मार्क ने जो फ़ोन था वो जेनी को पकड़ा दिया। जेनी ने कहा, जी अंकल थॉमस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो जो थॉमस थे उन्होंने कहा, चलो तुम ठीक हो, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, जरा मार्क को फ़ोन दो। और फिर जेनी ने मार्क को फ़ोन दिया और फिर थॉमस ने कहा, मार्क मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जेनी के घर के बाहर एक कार को भेज रहा हूँ, तुम उस भेड़िए मानव को लेकर यहाँ आ जाओ ऑफिस में, और सीक्रेट ऑफिस में आना जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, ठीक है? और फिर मार्क ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर में जेनी के घर के बाहर एक कार आकर रुकी और वो पूरी ब्लैक कार थी, उसके शीशे भी ब्लैक थे। उसके अंदर से कुछ लोग निकले और उन्होंने उस भेड़िए मानव को उठाया और कार में बैठा दिया। मार्क ने जेनी से कहा, आप घर पर ही रहिए, मैं इसे कहीं पर लेकर जा रहा हूँ, थॉमस अंकल ने कहा। और फिर जेनी ने कहा, तुम मुझे भी ले चलो ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? अगर तुम्हारे पीछे कोई दूसरा कुछ खतरा आ गया तो मैं क्या करूँगी? और फिर मार्क ने कहा, ये भी आप ठीक कह रही हैं, आप बैठ जाइए। और उसके बाद वो सभी कार में बैठ गए और कार वहाँ से निकल गई। ड्राइवर ने पूछा, बताइए सर, कहाँ पर लेकर जाना है? जिसके जवाब में मार्क ने कहा, वो जो सीक्रेट लोकेशन है हमारी, जहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, जिसे काफ़ी कम लोग जानते हैं, वहाँ पर जाना है। और फिर उस ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो जो कार थी वो एक घने जंगल में घुस गई। जेनी ने कहा, हे भगवान, इतने भयानक और डरावने जंगल में ये कार लेकर क्यों जा रहा है? और फिर मार्क ने कहा, यहाँ पर अभी तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। यहाँ पर हमारा एक सीक्रेट ऑफिस है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए इसे जंगल के बीचों बीच बनाया गया है ताकि कोई इसके बारे में पता न लगा सके। वो जो जंगल था वो इतना ज्यादा घना था कि वहां पर सूरज की जो किरणें थी वो भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वो जो भेड़िया मानव था उसे होश आ गया और उसकी जो आंखें थी वो लाल हो गई
और तभी अचानक से वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया और पूरी जो गाड़ी थी वो तहस नहस हो गई। गाड़ी में जितने भी बैठे हुए लोग थे वो बहुत दूर जाकर गिरे और वो जो भेड़िया मानव था वो एकदम गुस्से से लाल हो गया था। और ये सब देखकर मार्क खड़ा हुआ और उसने भी अपना जो वेयरवुल्फ फॉर्म था उसे एक्टिवेट कर दिया और वो दोनों फिर से एक बार उसी जंगल में लड़ाई करने लगे। और वो जो लड़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार थी। इस बार वो जो भेड़िया मानव था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मार्क की गर्दन पर काट दिया, जिसकी वजह से मार्क की गर्दन से काफी खून बहने लगा और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज गया। जैनी और बाकी के जितने भी लोग थे वो उन दोनों की लड़ाई को देखकर कांप रहे थे। हर कोई पेड़ के पीछे छुप गया था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है। वो जो भेड़िया मानव था वो मार्क के ऊपर भारी बढ़ रहा था और ये सब देखकर जेनी ने उन लोगों से कहा, अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? वो मार्क को मार रहा है। और जब ये बात उन लोगों ने सुनी तब उन्होंने कहा, मैम हम इनकी लड़ाई के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। इन दोनों मॉन्स्टर्स की लड़ाई में हमारी पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम सर को कुछ होने नहीं देंगे। उन दोनों में से एक आदमी ने अपना फोन निकाला और कुछ किया। उसके बाद न जाने कैसे एक अंडरग्राउंड रास्ता जो था वो ओपन हो गया। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ मोबाइल पर किया और एक अंडरग्राउंड रास्ता जो था वो ओपन हो गया, जिसे देखकर जेनी का मुंह खुला का खुला रह गया। और उन व्यक्तियों ने कहा, आप बिल्कुल भी देरी मत करिए, आप अंदर जाइए। जेनी ने कहा, मैं जा तो रही हूं लेकिन मार्क को कुछ होना नहीं चाहिए। ये कहकर जेनी उस अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर चली गई। मार्क जैसे तैसे उस भेड़िए मानव को संभाले हुए था और तभी उसकी हिम्मत जो थी वो हार मान गई और लड़ते लड़ते ही वो बेहोश हो गया। भले ही वो भेड़िया मानव मार्क के ऊपर काफी भारी पड़ा हो, लेकिन मार्क ने भी उस भेड़िया मानव को अच्छा मजा चखाया था। मार्क ने उस भेड़िए मानव को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी और इसलिए वो वहां से एक छलांग लगाकर कहीं दूर चला गया। वेयरवुल्फ फॉर्म में जो मार्क की बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम थी, जिसकी वजह से उसे जैसे तैसे काफी मुश्किल से अंडरग्राउंड रास्ते के द्वारा नीचे लेकर जाया गया। उसके बाद में वहां जब मार्क को होश आया तो उसने देखा कि उसका इलाज चल रहा था और वहीं दूर खड़ी जेनी जो थी उसकी आंखों में आंसू थे। मार्क उठकर बैठ गया और वो काफी निराश था। जब थॉमस वहां पर आए और उन्होंने देखा तब उन्होंने मार्क से कहा, क्या हुआ मार्क, तुम बहुत निराश लग रहे हो। और उसके बाद वो जो मार्क था उसने कहा, क्या बताऊं सर, मैं बस उसको लेकर आने ही वाला था। हाँ, पता नहीं कैसे वो हमारे चंगुल से बचकर भाग निकला। हाँ, मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। और जब ये बात थॉमस ने सुनी तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने देखा तुमने काफी भयानक लड़ाई करी, अपनी तरफ से तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस वक्त थोड़ा हमारा लक खराब चल रहा है और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे पकड़कर मेरे पास जरूर लेकर आओगे। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे तुम। बाकी जेनी तुमसे कुछ कहना चाहती है। जेनी आओ। और फिर जेनी आई और उसकी आंखों में आंसू थे। जेनी ने कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। न जाने वो भेड़िया मानव मेरे पीछे क्यों पड़ा है, आखिर उसे मेरे डैड की वो प्रॉपर्टी चाहिए क्यों। तभी पीछे से थॉमस ने कहा, मुझे पता है कि उसे तुम्हारे डैड का वो घर क्यों चाहिए। और जब ये बात जेनी ने सुनी तब जेनी ने पूछा, क्यों थॉमस अंकल, आपको अगर इस बात का जवाब पता है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जेनी ये सब बोल ही रही थी तभी अचानक से वहां पर एक अलार्म सा बजने लगा और ये अलार्म सुनकर जेनी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और जेनी ने कहा, ये आवाज कैसी आ रही है। और फिर जो थॉमस अंकल थे उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। और थॉमस और वो जो जेनी थी वो दोनों एक कमरे में गए
जहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरास के जो लाइव फुटेजेस थे वो टीवी स्क्रीन पर प्ले हो रहे थे। और उसमें से एक सीसीटीवी जो था वो जेनी की उस घर के बाहर लगा हुआ था, जिसके पीछे वो भेड़िया मानव पड़ा हुआ था। और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो जो भेड़िया मानव था वो जेनी के उस घर के बाहर था। उसी वक्त पीछे से मार्क भी आ गया, और जब मार्क ने ये सब देखा तो उसने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी इसे निपटा कर आता हूं। ये कहकर मार्क वहां से जाने लगा। तभी थॉमस ने चिल्लाते हुए कहा, जहां हो वहीं रहो, अपनी हालत देखो जरा, ठीक से चल नहीं पा रहे हो और लड़ने की बात करते हो। तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो समझे कि घायल होकर एक भेड़िए मानव का सामना कर लोगे। हाँ, जहां पर हो वहीं पर रहो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, जब तक तुम्हारा पूरा इलाज नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे मेरी बात। और फिर मार्क ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो वापस ट्रीटमेंट के लिए चला गया। और तभी अचानक से वो जो थॉमस अंकल थे उन्होंने एक बटन दबाया और वो जो घर के बाहर एक अजीब सी शील्ड आ गई जो कि एकदम इनविजिबल टाइप की थी। जब भी वो भेड़िया मानव उसे टच करता तो उसे करंट लगता, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। और काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो एंटर नहीं हो पाया तब गुस्से से बिलबिलाता हुआ वो वहां से चला गया। जब ये सब जेनी ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जेनी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उस घर के बाहर एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई है, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और फिर थॉमस जो थे उन्होंने कहा, जानता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे पता था कि पीठ पीछे वो भेड़िया मानव कभी ना कभी उस घर में आने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने लोगों से कहकर शील्ड लगवा दी और साथ में कैमरा भी लगवा दिया ताकि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर हमारी नजर रहे। सॉरी बट मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। और फिर जेनी ने कहा, थॉमस अंकल, आप अभी कह रहे थे ना कि आपको पता है कि वो भेड़िया मानव मेरे पापा के उस घर के पीछे क्यों पड़ा है, तो प्लीज मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भेड़िया मानव क्यों पड़ा हुआ है उस घर के पीछे। और फिर वो जो थॉमस अंकल थे उनका जो मुंह था वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया और उन्होंने कहा, तुम्हारे डैड के पास एक पेंटिंग थी और वो उनकी फेवरेट पेंटिंग थी, क्या तुम्हें याद है वो पेंटिंग कहाँ रखी हुई है? और फिर जेनी ने कहा, पेंटिंग, हाँ, डैड के पास एक पेंटिंग थी जो वो बहुत संभाल कर रखते थे, एकदम किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, उसे वो घर की तिजोरी में रखा करते थे। मैं बचपन में ही सोचती रहती थी कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है जो डैड उसे इतना संभाल कर रखते हैं, लेकिन कभी मुझे पता नहीं चल पाया। और फिर वो जो थॉमस थे उन्होंने कहा, मुझे वही पेंटिंग चाहिए। अगली सुबह थॉमस ने एक पूरी टीम जेनी के साथ उसके घर कार में भेजी और उसके बाद जेनी अपने घर के अंदर गई और उसने वो जो पेंटिंग थी जो कि तिजोरी में रखी हुई थी उस पेंटिंग को निकाल कर कार में वापस बैठ गई। जेनी ने देखा कि घर की मरम्मत चल रही थी, जो कुछ भी टूटा हुआ था उसे वापस बनाया जा रहा था और वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसने तो काम शुरू नहीं करवाया तो ये सब करवा कौन रहा है। और उसने यही बात टीम के एक मेंबर से पूछा तो उसने बताया, ये सारा काम थॉमस अंकल करवा रहे हैं, उन्हें पता चल गया था कि लड़ाई में घर तुम्हारा टूट गया इसलिए उन्होंने काम शुरू करवा दिया। खैर इन सब चीज़ों के बारे में अभी बात करने का वक्त नहीं है, आप बैठिए, मैं आपको वापस ऑफिस ले चलता हूँ। उसके बाद में जेनी वापस कार में बैठ गई और वो कार वापस ऑफिस के बाहर पहुंच गई। जेनी ने कार में ही कहा, ये सब बिल्कुल एक मूवी की तरह है, ये सब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी का कैरेक्टर हूं। और फिर वो जो ड्राइवर था उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, होता है, जब ये सब नई नई चीजें इंसान देखता है तब उसे ऐसा ही लगता है। खैर कोई बात नहीं, ऑफिस आ गया है, अब आप चाहिए, थॉमस अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। जेनी ने वो फोटो थॉमस को दी और जैसे ही थॉमस ने उस पेंटिंग को अपने हाथ में लिया तो उसे आगे पीछे से देखा और उसके बाद उसने जमीन पर उसे पटक दिया। जब जेनी ने ये देखा तब उसने कहा, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, अपने पेंटिंग को जो कि डैड इतनी संभाल कर रखते थे उसे आपने ऐसे तोड़ दिया, हे भगवान, अब चाहते क्या है? वो जो थॉमस था
उसने जेनी को जमीन पर देखने के लिए कहा और फिर जेनी जो थी उसने जब जमीन पर देखा तो वो जो पेंटिंग टूटी हुई थी तो उसकी फ्रेम में से एक चाबी निकली और साथ में एक पर्चा भी निकला। जब उस पर्चे को खोलकर देखा गया तो उसके ऊपर एक नंबर था। जेनी ने कहा, अच्छा तो डैड ये छुपा कर रख देते, लेकिन ये चाबी है किसकी और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये किसके काम आएगा? और फिर थॉमस ने कहा, तुम इन सारी बातों की चिंता मत करो, ये सारी बातें मैं जानता हूं कि आखिर ये नंबर कहाँ काम आएगा और ये चाबी किस चीज की है। 3-4 दिन मार्क का इलाज चला और जब वो पूरा फिट हो गया तब उसे लेकर जेनी और थॉमस उस घर के बाहर पहुंचे। वो तीनों घर के अंदर एंटर हुए और उसके बाद थॉमस जो था वो पूरे घर को अच्छी तरह से देखने लगा और तभी एक वॉल पर वही एकदम हूबहू एक और पेंटिंग लगी हुई थी जिसे थॉमस ने अपने ऑफिस में तोड़ा हुआ था। और उसके बाद थॉमस उस पेंटिंग के पास गया और उसने पेंटिंग को उतारा तो उसने देखा कि वॉल में एक बहुत एकदम नाम मात्र का छेद है। और फिर उसके बाद थॉमस ने उसमें उंगली डाली और जैसे ही उसने उंगली डाली वैसे ही वो जो छेद था वो बड़ा होता गया और उसने देखा कि उसमें की डालने की जगह थी। थॉमस ने उसी में की डाली और एक ताला जो था उसे अनलॉक किया और एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के अंदर एक कंट्रोल पैनल था और उसमें एक कोड डालने का ऑप्शन था। थॉमस ने वो जो नंबर था जो पर्ची पर लिखा हुआ था उसी नंबर को उस पैनल के बोर्ड में डाला। जैसे ही उसने ये किया तो वहां पर एक अंडरग्राउंड रास्ता जो था वो अपने आप ओपन हो गया, जिसे देखकर जेनी का मुंह खुला का खुला रह गया और जेनी सोचती ही रह गई कि उसके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड जगह थी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वो तीनों नीचे पहुंचे और जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो वहां की जो लाइट्स थी वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई और हर जगह सिर्फ रोशनी रोशनी हो गई। वो जैसे ही उस हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे ही वो हैरान होते जा रहे थे क्योंकि वहां पर काफी एडवांस चीजें रखी हुई थी। तभी मार्क ने वहां पर एक चीज को देखा और उसे देखकर उसके जो कदम थे वो वहीं पर रुक गए। और फिर जब जेनी ने मार्क को रुका हुआ देखा तब वो मार्क के पास आई और उसने कहा, क्या हुआ मार्क, तुम यहाँ रुक क्यों गए? और उसके बाद मार्क ने उंगली का इशारा करते हुए सामने दीवार पर देखने के लिए कहा और फिर जेनी ने सामने दीवार पर देखा तो एक तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति थे और उसमें से एक व्यक्ति जेनी के पिता थे और दूसरे व्यक्ति जो थे वो कोई व्यक्ति खड़े थे जिसके बारे में जेनी को नहीं पता था। और फिर मार्क उन्हीं को देख रहा था। जब जेनी ने ये सब देखा तब वो भी हैरान रह गई और उसने पूछा, क्या हुआ, ये तो मेरे डैड की फोटो है। मार्क ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक लॉकेट निकाला। उस लॉकेट में एक तस्वीर थी और जब जेनी ने उस तस्वीर को देखा और वो जो वॉल पर टंगी हुई थी उस तस्वीर को देखा तो उस तस्वीर में जो दूसरे व्यक्ति थे वो और लॉकेट में जो फोटो थी वो दोनों सेम ही पर्सन की थी। और फिर जेनी ने मार्क से पूछा, मार्क ये पर्सन कौन है जो जिनकी फोटो तुम्हारे पास भी है और इस फोटो में ये मेरे पिता के साथ भी है? और फिर मार्क ने कहा, ये मेरे डैड हैं। मार्क ने थॉमस से कहा, अंकल थॉमस, क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं? ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जेनी के पिता और मेरे डैड एक दूसरे को जानते थे और इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? और फिर वो जो थॉमस थे उन्होंने भी वो तस्वीर देखी और उनका जो सर था वो नीचे झुक गया। मार्क ये सारे सवाल थॉमस से पूछ ही रहा था तभी वहां किसी के भारी भारी कदमों की जो आवाज थी वो आने लगी और वो आवाज सुनकर थॉमस जो था उसकी आंखें जो थी वो खौफ से चौड़ी हो गई और उसने एक सवाल मार्क से पूछा, क्या तुमने शील्ड हमारे अंदर आने के बाद वापस ऑन करी थी? जब ये बात मार्क ने सुनी तब उसने ना में सर हिलाया। इसका मतलब वो भेड़िया मानव वहां अंडरग्राउंड जगह पर आ रहा था। तो ये था कहानी का पार्ट 2। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी और आवाज जो है वो पसंद आ रही होगी
और अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट करिए। और मेरे सेकंड चैनल पर भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो उस सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर ऐसी ही कहानियां सुनाता रहता हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना काम करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट का। और चलिए मैं चलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।